ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल। सो अंडरस्टैंडिंग यूएमएल फॉर इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम यूएमएल की बात करेंगे, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की, और किस तरह से ये इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए अच्छी मानी जाती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल सबसे पहले हमारा आता है। So the object-oriented lifecycle model consider object as the basic of the software engineering process. The development team starts by observing and analyzing the system they intend to develop before defining the requirements. Once the process is over, they focus on identifying the object of the system. तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं, क्या यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर प्रोसेसेस रहती हैं, डेवलपमेंट टीम कैसे स्टार्ट करती हैं, कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं और एनालाइज करके सिस्टम को डेवलप करने का काम यहाँ पर रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फुलफिल करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम कहते हैं। जब ये सारा का सारा प्रोसेस ओवर हो जाता है तो हम फोकस करते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए किसको, ऑब्जेक्ट्स को, कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है हमारा, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकता है या कोई इंटेंजिबल आइटम भी हो सकता है, कोई कस्टमर है, कोई कार है, कोई ऑनलाइन सर्विसेज हैं, कोई आपका इंटरनेट सर्विसेज हैं। तो कुछ भी आपका यहाँ पर टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एलिमेंट हो सकता है जिसको हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। एडवांटेजेस की अगर यहाँ पर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल में, तो सबसे ज़्यादा डेटा फोकस यहाँ पर रहता है वर्क पे और प्रॉब्लम डोमेन पे। देन एनकैप्सुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पर। एनकैप्सुलेशन का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड डेटा हेडिंग। दैट मीन्स द डेटा members and member function of a class are conceived within a single unit that is called class, and that can only be accessible outside the class by instantiating those classes with the help of objects. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो भी हमारे डेटा मेंबर फंक्शंस हैं तो उसको हम एक क्लास के अंदर कंसीव कराते हैं, और उसको अगर एक्सेस करना होता है तो बाहर से ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम एक्सेस करते हैं, और ये इस मेथोलॉजी को हम डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर इनेबल करते हैं हमारे मॉडुलरिटी को, यानी कि मॉडुलर अप्रोच को, जिससे कि वो इजी हो जाता है मैनेज करने के लिए, और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी हम कम कर सकते हैं। न्यू मॉड्यूल्स अगर हमें जोड़ने होते हैं तो वो भी हम आसानी से एग्जिस्टिंग सिस्टम में जोड़ सकते हैं। इससे हमारा क्या बचता है, हमारा टाइम बहुत बचता है। हमारी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, ये कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, तो अगर हमारा टाइम बच रहा है डैट मीन्स हमारी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो भी हमारी कहीं ना कहीं कमी हो रही है, उसमें भी कमी आ रही है, तो वो भी हमारा इसके अंदर रहता है। अब आगे बात की जाए कि यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस यहाँ पर रहेगा, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन आएगा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन भी इसके अंदर आता है। तो हम एनालिसिस की बात करेंगे, हम डिज़ाइन की बात करेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन की भी बात यहाँ पर हमारी होगी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम डेवलपमेंट टीम क्या करती है, एवेल्युएट करती है, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करती है कि क्या हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, और फिर क्या ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एनालिसिस है, कैसे उस पर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिपेंड है। एडवांस अगर डेटा लाइक बात करें तो यहाँ पर हमारा यूज़ केसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल्स होते हैं, ये सब यूएमएल का पार्ट होता है। तो किस तरह से हम उसको इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। यूज़ केस क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है जो कि हम लिख के रखते हैं कि हाउ यूज़र विल बिहेव व्हेन दे एंटर योर वेबसाइट, कि कोई अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो कैसा वो बिहेव करेगा, या कैसी वो एप्लीकेशन पे काम करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और गोल्स जो हैं यूज़र्स के, वो भी देखे आते हैं कि जब उसने एंटर किया, जब वो एग्जिट किया, तो क्या उसके जो गोल्स थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना एक रेलवे टिकट बुक कराना है, तो मैं आईआरसीटीसी की साइट पे गया या उनकी ऐप पे गया, और मैंने वहाँ ट्रेन ढूंढी, फिर देन उसके बाद मैं उसमें कहीं रिजर्वेशन के लिए सर्च किया, देन मैंने अपना रिजर्वेशन कराया। तो इस तरह की जो चीज़ है ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या यहाँ पर इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि
बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ यूज़र, अगर मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, यानी कि मैं टिकट बुक कराने गया था और लास्ट में जब मैं एग्जिट किया हूँ तो मेरा टिकट बुक हो चुका है, दैट मीन्स कि मेरा गोल जो है वो अचीव हो गया। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि मैं कराने तो गया टिकट, लेकिन मुझे साइट में एंटर घुसने ही नहीं दिया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मैं लॉग इन ही नहीं कर पाया, डैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं। तो इस तरह की दिक्कतें भी यहाँ पर रहती हैं। हमें ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक के बीच में जो ड्यूरेशन रही है, क्या वहाँ पर हमारे सारे गोल्स अचीव हुए हैं या फिर नहीं हो पाए हैं। ऑब्जेक्ट मॉडल्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट मॉडल अलाउ करता है यहाँ पर डेवलपमेंट टीम को कि वो क्रिएट कर सके आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर्स को, सिस्टम मॉडल्स को। कभी भी हम प्रोग्रामिंग पे ऐसा नहीं है कि नॉर्मली अगर हम किसी को कहा जाए आज की डेट में कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है, तो सबके सब क्या करते हैं, तुरंत ही कोडिंग करने से बैठ जाएंगे। आप किसी को कहिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो सीधा कोडिंग करने बैठेगा। बट एक अच्छा डेवलपर क्या करता है, पहले चीज़ों को एनालिसिस करता है कि आखिर एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले पेन पेपर लेके बैठेगा और उसके अंदर चीज़ों को नोट डाउन करेगा, देन उसके बाद वो आगे काम करना शुरू करेगा। लेकिन अगर कोई बिगनर है, कोई नए कमर है, तो वो क्या करेगा, सीधा कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। तो हमें क्या है, यहाँ पर सीधा कोडिंग नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर जो प्रोसेस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें आगे बढ़ते हैं कि जो डिफाइन करें हमारे सॉफ्टवेयर्स को, सिस्टम को, ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को वैसे ही मेंशन करके हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट मॉडल से। साथ ही साथ इनहेरिटेंस यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इनहेरिटेंस की अगर प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज़ यूज फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यानी कि कोड है और मुझे उसको रीयूजेबल बनाना है, उसको बार बार मैं नहीं चाहता कि इसकी कोडिंग करनी जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं इनहेरिटेंस का प्रयोग कर सकता हूँ। देन कैसे काम करता है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉगिन मॉड्यूल बनाया, लॉगिन मॉड्यूल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बना है, जिसको बनाने में मुझे या मेरी टीम को 10 दिन लग गए। ठीक है, 10 दिन का जो कोड है वो हमने लिख के रखा हुआ है। अब मेरे पास सेम वैसा ही कुछ काम दूसरी क्लाइंट की तरफ से आया, उस क्लाइंट ने भी कहा कि मुझे वहाँ पर लॉगिन मॉड्यूल चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि फिर से मैं 10 दिन लगा करके उस कोड को वहाँ पर लिखूँ। क्लाइंट से तो देखिए पूरा चार्ज करूँगा, क्लाइंट के तो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ 10 दिन उसमें लग रहे हैं, या 5 दिन लग रहे हैं, 8 दिन लग रहे हैं लॉगिन पेज डेवलप करने में। लेकिन असलियत में क्या करूँगा कि वहाँ पर जो कोड पहले ही मैंने डेवलप करके रखा हुआ है उसको वहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दूँगा। तो इससे क्या हुआ, मेरे टाइम बच गया, 10 दिन का जो काम था वो 2 घंटे में हो गया, और टाइम बच गया यानी कि इतना पैसा बच गया जो एम्प्लॉयज़ को 10 दिन तक बैठा के हम लोग सैलरी देते सिर्फ उस काम को करने की जो उन्होंने पहले भी करा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमें सिर्फ उसको इनकॉर्पोरेट करना है नए सॉफ्टवेयर में, और उसके थ्रू हम आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर जो हमारी कॉस्टिंग है, ये इस तरह से हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनिशियल फेजेस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारे में मॉड्यूल्स प्रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिमिलर मॉड्यूल्स को दूसरी जगह पर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और बाकी अगर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करने होते हैं तो वो हम करते जाते हैं। देन इनहेरिटेंस के बाद हम एनकैप्सुलेशन पे आते हैं। एनकैप्सुलेशन में मैंने डिस्कस भी किया था कि जो भी हमारा डेटा है, डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, उसको हम क्लास के अंदर कंसीव करा के रखते हैं। और अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेसेस की बात करें तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर अदर टाइप्स के अंदर हमारी रहती है। अब यहाँ पर बात करी जाए अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो जो फेजेस हैं यहाँ पर OODLC में, तो इसमें पहला आता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है कि क्लाइंट की आखिर रिक्वायरमेंट है क्या, क्लाइंट क्या चीज़ यहाँ पर चाहता है, कैसे काम करना है, क्या वहाँ पर चीज़ें रखनी है, कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर रहेंगी, डेट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस के पार्ट पर रहेगी। सिस्टम को कैसे गैदर करना है, स्टेक होल्डर्स कैसे काम करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें आएंगी। देन इसके बाद आता है सिस्टम डिज़ाइन, कि हमारा जो सिस्टम है, जो मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं, जो सिस्टम आर्किटेक्चर है, उसमें यूएमएल डायग्राम्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो यूएमएल डायग्राम्स को कैसे हमें
यूज़ करना है, कैसे उसको डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। दैन इसके बाद हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कन्वर्ट करते हैं डिज़ाइन को कोड में, तो जो हमारा डिज़ाइन है वो कोड में कन्वर्ट करें, और फिर क्या जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो प्रिंसिपल्स थे वो सारे के सारे हमारे इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमारी रहती हैं कि हम उसको चेकआउट करते रहें टाइम टू टाइम कि हमारी सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं है। क्या हम ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ डेवलप करने जा रहे थे उसकी बजाय कुछ और ही चीज़ नई चीज़ डेवलप करने शुरू कर दी हो हमने। तो इसलिए बार बार उसका रिव्यू भी लेते रहते हैं और देखते रहते हैं, उसको चेकआउट करते रहते हैं कि क्या सही ट्रैक पर चल भी रहे हैं या नहीं। देन एक हमारा आता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग में क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं सिस्टम्स के बिहेवियर को, रिक्वायरमेंट हम देखते हैं यहाँ पर कि यूनिट या इंटीग्रेशन टेस्ट अगर हमारे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम सही से बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है। जब इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पे हम चेकिंग करते हैं, देन उसके बाद कंबाइन करने के बाद जब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो क्या हमारे आउटपुट में कुछ फ़र्क आ रहा है या सेम आउटपुट हमारा जनरेट हो रहा है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है देन वी विल हैव टू गो फॉर द रेक्टिफिकेशन पार्ट, कि हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको ढूंढेंगे, सर्च आउट करेंगे, देन उसके बाद उसको रेक्टिफाई भी करेंगे, जिससे कि हमारे जो आउटपुट है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े और वह सही से हमारे यहाँ पर काम करता रहे। इसके बाद हमारा आता है डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट फेज में क्या है कि हमें एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को क्या करना होता है, डिलीवर करना होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आगे चलना होता है। देन मेंटेनेंस पार्ट हमारा यहाँ पर आता है। मेंटेनेंस पार्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपडेट एंड इम्प्रूव, यानी हमें अपडेट भी करना है, इम्प्रूव भी करना है अपने सिस्टम को। और अपडेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है फीडबैक का। ठीक है, आपको मान लीजिए कुकिंग नहीं आती फॉर एग्जांपल, ठीक, देन आपको मैं कहता हूँ नहीं कुकिंग आपको करनी है, कैसे भी करो, मुझे नहीं पता, आपको कुकिंग करनी है, ठीक। तो कुछ ना कुछ आपने कभी टीवी पे देखी होगी, कभी घर में मदर को खाना बनाते देखा होगा, या और किसी को देखा हो, ढाबे पे गए तो वहाँ किसी को रोटी सब्जी बनाते देखा, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको वैसे पता है कि हाँ ऐसा कुछ मिलाते हैं सब्जी बनाने के लिए। आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, आपको अनियंस चाहिए, वो सब काट पीट के आपको डालना है, मसाले डालने हैं, मसाला बन जाएगा ना, उसमें कुछ सब्जी वगैरह डाल के आपको उसमें स्टीम वगैरह देनी है और फिर आपकी वो कुक हो जाएगी। या ऐसे ही आपको पहले आटा गूंदना है और उसके बाद उसकी रोटी वगैरह बनानी है। तो इस तरह का एक बेसिक आइडिया है। आप बनाएंगे पहले दिन, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे बने, हो सकता है नमक कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मसाले कम रह जाए, हल्दी ज़्यादा हो जाए, इस तरह की चीज़ें आएंगी। लेकिन एक चीज़ बताइए मेरे को, अगर यही प्रोसेस आप लगातार 15 दिन करते रहे, तो जो पहले दिन आप खाना बना रहे थे और जो 15वें दिन आप जो खाना बना रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क होगा? क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क, बिल्कुल सही, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक लर्निंग हो रही है हमारी। हम खुद ही बना रहे हैं, खुद ही उस खाने को खा के देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, फिर समझ में आ रहा है अच्छा नमक कम डालना था, अच्छा हल्दी ज़्यादा हो गई, अच्छा ये तेल कच्चा रह गया। तो खुद ही हमें अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, हम खुद ही उसको फीडबैक की तरह काम कर रहे हैं, और अगले दिन ऐसा ना हो तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। तो आप यकीन मानिए 15 दिन बाद जब आप खाना बना रहे होंगे तो उसका स्वाद पहले दिन वाले खाने से बहुत बेहतर हो चुका होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये सेल्फ फीडबैक वाली बात हुई। लेकिन जब हम यहाँ पर ऑफिशियली काम कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो हम फीडबैक किससे लेते हैं? क्लाइंट से। क्लाइंट हमें बताता है कि आखिर हमारे सॉफ्टवेयर में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, या कहाँ पर उसको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो उन इश्यूज को देखते हुए हम क्या करते हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन करना शुरू करते हैं। और फिर एक लेवल पे आके क्या होता है कि क्लाइंट कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हो चुका है, जैसा हम चाहे थे वैसे ही बन रहा है, और जैसा हमें आउटपुट चाहिए था वैसा ही कुछ ये बना के हमें दे रहा है। ऑल्दो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश वहाँ भी होती है, लेकिन काफ़ी हद तक क्लाइंट सेटिस्फाई हमारे काम से हो चुका होता है। या कई बार कोई सिस्टम काम कर रहा है, स्टार्टिंग में सही चल रहा है, आगे जाके कुछ टाइम बाद उसमें कुछ खराबी आनी शुरू हो गई, तो हमें उसको मेंटेनेंस के अंदर लाकर उसको ठीक करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है। तो इस तरह के इश्यूज भी आते हैं जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर उसको कंप्लीट करते हैं।
देन स्टैटिक एंड डायनेमिक मॉडलिंग की अगर बात करें तो दो तरह की मॉडलिंग है। पहला जो फोकस करती है स्टैटिक वाली, वो करती है आपके स्ट्रक्चर पे कि आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें आपके क्लासेस आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, रिलेशनशिप्स आती हैं। क्लास डायग्राम्स आप बनाएंगे, ऑब्जेक्ट डायग्राम्स बनाएंगे, कंपोनेंट डायग्राम्स बनाएंगे, ये सारे के सारे स्टैटिक मॉडलिंग का ही आपका पार्ट होता है। इसके अलावा आपका आता है डायनेमिक मॉडलिंग। डायनेमिक मॉडलिंग में क्या है, आपका फोकसेस होते हैं आपका किस पे, बिहेवियर पे, और आप इंटरेक्ट करते हैं किससे, टाइम फ्रेम से, कि किस तरह से हमारा टाइम के साथ साथ बिहेवियर में चेंज आएगा और इंटरेक्शन में हमारा यहाँ पर चेंज होगा। तो ये सब डायनेमिक मॉडलिंग के पार्ट है। इसमें कौन कौन सा हमारे डायग्राम्स आते हैं, इसमें हमारे आते हैं सीक्वेंस डायग्राम, इसमें आते हैं एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये सारे इसके हमारे पार्ट रहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की अगर बात करें तो इसमें हम फोकस करते हैं एनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड बिहेवियर इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं तो उसका डेटा, उसका बिहेवियर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। और साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जिसमें हमारा एनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी आती हैं। साथ ही इसके अलावा कोड को हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हम उसको रीयूज़ कर सकें, उसको स्केलेबल बना सकें, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हमारी रहती हैं। देन अगर मॉडुलर अप्रोच की बात करें, मॉडुलर अप्रोच में हम लोग फोकस करते हैं किस पे, डिवाइड करने के, कि सिस्टम को हम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकें। देन जो हमारा ईच मॉड्यूल होता है वो डिस्टिंक्ट फंक्शन करता है, यानी कि अलग तरह के फंक्शन यहाँ पर उसके रहते हैं। और किस पे फोकस नहीं करता, डेटा एनकैप्सुलेशन पे वो फोकस नहीं करता है यहाँ पर। फ्लेक्सिबल अगर बात करें तो ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आती है, फ्लेक्सिबल नहीं होता बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर वो रहता है। यूएमएल की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यूएमएल यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो एक स्टैंडर्डाइज विजुअल लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई देंगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हम करेंगे जिससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है। देखिए कहा जाता है ना कि एक डायग्राम, एक पिक्चर जो है वो 1000 शब्द बोलती है। आप 1000 शब्द का एक पैराग्राफ लिखें, कोई राइटअप लिखें, अपना आर्टिकल लिखें, और उसी जगह आपने क्या कर दिया, वहाँ पर आपने वहाँ पर सिर्फ कुछ पिक्चर बना दी, कुछ आपने नोटेशंस वहाँ पर दे दिया और उसी से लोग समझने लगे। तो इसलिए पिक्चर काफ़ी ज़्यादा इजीली समझी जा सकती है और उसको अंडरस्टैंड करके चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से आगे हम बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यूएमएल के थ्रू क्या है, यूएमएल एक आपकी विजुअल लैंग्वेज है, यानी कि आप यहाँ पर चीज़ों को पिक्टोरियल या डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर हम डेवलप करने की बात करें तो ग्रेडी बूथ, इवान जैकब्सन और जेम्स रॉम्बाउ, इन्होंने 1990 में यूएमएल को डिज़ाइन किया था, और उस समय जो मेंटेन करी गई थी दैट इज ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, ओएमजी के थ्रू इसको यूएमएल को मेंटेन किया गया था। इसमें कुछ ग्राफिक्स नोटेशंस होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, कैसे हमें विजुअल मॉडल्स को क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कैसे हमारे रहने वाले हैं, इन चीज़ों को भी यहाँ पर लेकर के रखा जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर अगर यूएमएल की बात करें तो हमें किस तरह से हेल्पफुल होती है, क्या हेल्प देती है, तो विजुअलाइजिंग सिस्टम डिज़ाइन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी सिस्टम अगर हम इम्प्लीमेंट करने आ रहे हैं तो उसको विजुअलाइज करके दिखा देगी। पिक्टोरियल इमिटेशन में हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का सिस्टम ये रहने वाला है, कैसे यहाँ पर डिज़ाइनिंग हुई है, कैसे यहाँ पर काम होगा और क्या हमारे आउटपुट यहाँ पर निकल करके आएंगे। और ये स्पेसिफाई करता है सिस्टम के बिहेवियर को, स्ट्रक्चर को, उसके तो काम आता ही है, और कंस्ट्रक्ट करने का काम आता है, मेंटेन करने के, कि सिस्टम इफेक्टिवली हमारा यहाँ पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी इसमें रहती है। देन अगर डॉक्यूमेंटिंग की बात की जाए तो डॉक्यूमेंटिंग के अंदर हमारे आर्किटेक्चर डिज़ाइंस या स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सिस्टम के, उसको देखा जाता है। यूएमएल या यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, बट बहुत ज़्यादा क्लोजली ये अलाइन करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म से, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के काफ़ी क्लोज होती हैं। जिस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी काम करती हैं, जिन
एंटिटीज पे फोकस करती हैं, वही सारा कुछ यूएमएल में भी आपका रहता है। तो जैसे आपकी जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हो गई, उस तरह से आपका यहाँ पर यूएमएल इसके पैराडिज्म के काफ़ी क्लोज रहती है। देन इट इज़ यूज बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो कौन कौन यूज़ करता है, अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं, बिजनेसेस एनालिस्ट जो होते हैं वो आपके इस पर यूज़ करते हैं, सिस्टम आर्किटेक्ट जो होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि बेटर कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सके और एफिशिएंट प्रोग्राम मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा किया जा सके। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। अगर स्ट्रक्चर डायग्राम्स या स्टैटिक की बात करें या बिहेवियर डायग्राम डायनेमिक्स की बात करें, तो ह्यूमन डायग्राम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो कहलाते हैं आपके स्ट्रक्चर्ड यूएमएल डायग्राम्स और दूसरे कहलाते हैं बिहेवियर यूएमएल डायग्राम्स। थोड़ा सा ये आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करता है, एग्जाम में आता है और इसमें जो क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्टिव डायग्राम ये बना के आते हैं बिहेवियर के अंदर, और एक्टिविटी डायग्राम, यूज के डायग्राम ये सब बना के आते हैं स्ट्रक्चर में, यानी कि इसका वाला इसमें और ये वाला इसमें। ऐसी गलती नहीं करनी, ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर यूएमएल डायग्राम्स के अंदर आपके आएंगे क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, देन कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ये सब इसका पार्ट आएगा। और लास्ट में प्रोफाइल डायग्राम भी यहाँ पर आता है। जबकि बिहेवियर डायग्राम के अंदर अगर बात करें तो एक्टिविटी डायग्राम आएंगे, यूज केस डायग्राम आएंगे, टाइमिंग डायग्राम है, इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम, स्टैटिक मशीन डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम भी इसका पार्ट रहते हैं। तो ये सारे के सारे अलग टाइप के डायग्राम्स हैं जो कि हम यूएल के अंदर हम बनाते हैं। अब अगर बात करें सबसे पहले क्लास डायग्राम की, तो क्लास डायग्राम विजुलाइज कराता है हमारे को किसका, क्लासेस का। जी हाँ, हमारी क्लासेस क्या क्या रहने वाली हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मेथड्स क्या होंगे, रिलेशनशिप कैसे रहेगी, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर क्लास डायग्राम में होती है। इसके बाद हमारा आता है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम रिप्रेजेंट करता है यूज़र इंटरेक्शंस को, किसी सिस्टम के अंदर यूज़र इंटरेक्शन कैसे चल रहा है उसको बताएगा। देन ऑब्जेक्ट डायग्राम होगा हमारा। ऑब्जेक्ट डायग्राम डिस्क्राइब करता है इंस्टांसेस को, कि क्लास के इंस्टांसेस क्या हैं किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर, उसको हम ऑब्जेक्ट डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं। देन हमारा आता है पैकेज डायग्राम। पैकेज डायग्राम क्या करता है, ग्रुप करता है रिलेटेड क्लासेस को इनटू पैकेजेस, यानी कि एक पैकेज के अंदर जो रिलेटेड क्लासेस हैं उनको एक ग्रुप बना के उसमें हम रख सकते हैं। ये पैकेज डायग्राम के अंदर हमारा आता है। देन हमारा आता है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम क्या करता है, विजुलाइज करता है वर्क फ्लोज को, कंट्रोल फ्लोज को, एक्टिविटीज़ को, ये सारी चीज़ें हमारा एक्टिविटी डायग्राम से मैनेज करता है। देन यह शो करता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है इंस्ट्रक्शंस को, सीक्वेंसेस को, मैसेज को, इसके लिए हमारा सीक्वेंस डायग्राम है। देन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हमारा होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, ट्रांजिशंस को ट्रिगर करता है, इवेंट्स को ट्रिगर करने का काम आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा ट्रांजिशन डायग्राम या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम रहता है। इसके बाद हमारा आता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम डिस्प्ले कराता है हमारे फिजिकल डिप्लॉयमेंट को, आर्टिफैक्ट्स को, नोड्स को, तो उसके लिए काम करता है। साथ ही साथ कंपोनेंट डायग्राम भी यहाँ पर हमारा रहता है। इलस्ट्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, डिपेंडेंसीज को, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को, इन सब चीज़ों के लिए हमारा ये ऑर्गेनाइजेशनल डिपेंडेंसी के लिए कंपोनेंट डायग्राम को हम यूज़ करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं डिटेल एग्जांपल में क्लास डायग्राम की। तो एक क्लास डायग्राम है, मान लीजिए किसी एक्चुअल क्लास का अगर है तो उसमें स्टूडेंट्स होंगे एक क्लास के अंदर, जिसमें स्टूडेंट की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का फुल नेम होगा, एड्रेस होगा, स्कूल, ईयर, तो ये तमाम बातें वहाँ पर चाहिए होंगी जब हम स्टूडेंट की बात करेंगे। और स्टूडेंट के साथ एक और हमने एंटिटी यहाँ पर दी है, एक और क्लास ये बेसिकली एंटिटी है, क्लास है, क्लास है फैमिली। तो फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है, तो वो भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। अब इसको भी फर्दर अगर क्लासीफाई करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ऐसे फादर साहब, तो फादर साहब का फुल नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन, ये सब चीज़ें हम रख सकते हैं।
ऐसे मदर के लिए भी फुल नेम, बर्थ डेट, उनका ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब अगर हम सीक्वेंस डायग्राम की बात करें तो सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या है कि कोई यूज़र, चलिए पहले आप बताइए, कोई ऑनलाइन ऑर्डर अगर करना होता है तो कैसे प्रोसेस रहता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग? बिल्कुल, डिलीवरी हो गई, देन उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो ठीक, नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसको रिटर्न के लिए या रिफंड के लिए उसको अपने इशू को रेज करेंगे। और अगर सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, रिफंड हो जाएगा पैसा, तो आपका वो सेटल हो जाएगा। और अगर आपको चीज़ पसंद आ गई, आपने पेमेंट कर दिया, तो आप उसका रिव्यू वगैरह के लिए आप कुछ दिनों बाद आपके पास आ जाएगा, जब उसका वो रिटर्न टाइम ख़त्म हो जाएगा, कि आप उस प्रोडक्ट को रिव्यू करिए कि आपने ऑर्डर किया था, कैसा लगा आपको, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो क्या हुआ, ये सीक्वेंस हुए। और ऐसा नहीं कि आपके लिए सीक्वेंस है, ये मेरे लिए भी है, या किसी एन पर्सन कोई हो, एक्स पर्सन, उसके लिए भी यही सीक्वेंस रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा मैंने पहले पेमेंट कर दिया, फिर मैं अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा था, ढूंढ रहा था, फिर मैंने ऑर्डर किया, फिर मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, फिर मैंने एड्रेस डाल दिया। ऐसा नहीं है, सीक्वेंस एक ही रहेगा और उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सीक्वेंस डायग्राम में जो हमारा क्लाइंट है, कोई अगर वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो क्रिएट होगी, कोई एक्शन सेट करने होंगे, देन कुछ वैल्यूज़ हमें वहाँ सेट करनी होंगी, उस वैल्यूज़ के अगेंस्ट कुछ हमारे आउटपुट भी जनरेट होंगे। अब वो आउटपुट कहीं अगर हमें स्टोर करना है तो हम डेटाबेस के साथ, जैसे यहाँ पर ODBC लिखा है यानी ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो वो हमें करनी पड़ेगी। और जब वो वैल्यू स्टोर हो गई तो उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें कमिट कंप्लीट करना होगा, यानी कि वो सारा का सारा हमारा, ऐसा नहीं है कि जिस समय ट्रांजेक्शन हो रही है बस तभी दिखा रहा है, बाद के लिए गायब हो जाए। तो कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा, प्लेस रहेगा हमारा। और फिर हम उस जो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि अब उसको ब्रेक कर दिया तो हमारा यहाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो एक इनिशिएशन से लेके डिस्ट्रॉय तक का सारा मूवमेंट कैसे रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलती हैं। बेनिफिट्स की अगर बात की जाए UML की, तो सिंप्लीफाई करती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, डिज़ाइन को ब्रेक करती है बड़े सिस्टम्स को स्मॉलर में, मैनेजेबल कंपोनेंट्स में, मॉड्यूल्स में, जिससे हम इजली उसको मेंटेन कर सकें। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन को एनहांस करने का काम रहता है डेवलपर्स के बीच में, डिज़ाइनर्स के बीच में और स्टेक होल्डर्स के बीच में। देखिए, आप और मैं मान लीजिए बहुत टेक्निकल पर्सन है, हम दोनों को मिलकर एक कंपनी खोली और हमने कहा हम वेबसाइट बनाएंगे। अब कोई एक्स पर्सन हमारे पे आता है, मोहित आता है या कोई भी आता है, वो कहता है कि मेरी कंपनी के लिए एक वेबसाइट बना दो या कोई सॉफ्टवेयर बना के दे दो, और हमने सॉफ्टवेयर बना के उनको दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो एम्प्लॉय चला ही नहीं पा रहे सॉफ्टवेयर को, हमें समझ नहीं आ रहा काम करना कैसे है, क्या होगा, कैसे होगा। तो आप और हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने एक्चुअली उस प्रोजेक्ट पे काम किया है और हम टेक सेवी नेचर के हैं, हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, देख के चीज़ें हम कोरिलेट कर पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आराम से काम कर ले रहे हैं। लेकिन उसी जगह, उसी सॉफ्टवेयर पे अगर कोई एक्स पर्सन हम बैठा दे रहे हैं तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि काम करना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, इसको ट्रेनिंग का पार्ट के अंदर आते हैं कि हमें उस सॉफ्टवेयर पे या हमें उस वेबसाइट के ऊपर एंड यूज़र्स जो है उनकी ट्रेनिंग भी कंडक्ट करानी होती है, जिससे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है, जो हमने डिज़ाइन किया है एप्लीकेशन, वो अच्छे से काम यहाँ पर कर पाए। इसके अलावा ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, सिस्टम डेवलपमेंट काफ़ी इजी हो जाता है, फ्यूचर रेफरेंसेस हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, फैसिलिटेट करते हैं हमें सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए काफ़ी इजी है, एंड साथ ही साथ आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल डिज़ाइंस को। कोई इशू अगर आ रहा है अर्ली फेज में तो उसको हमें कैसे रिजॉल्व करना है, डेवलपमेंट प्रोसेस को कैसे लेके चलना है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर ही हमारी रहती हैं। देन इसके अलावा कुछ हमारे पे टूल्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने UML डायग्राम बनाने के लिए। जैसे सबसे पहले
टूल का अगर नाम बोलूँ तो लूसिड चार्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। देन आता है आपका ड्रो डॉट AI, देन आपका आता है स्टार UML, देन आपका है माइक्रोसॉफ्ट विजियो, देन विजुअल पैराडिज्म। तो इस तरह से तमाम एक सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी आप करना चाहें वो आप सिस्टम पे एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर बात की जाए तो जो डायग्राम्स हैं कोशिश करनी चाहिए कि इसको सिंपल रखा जाए, फोकस रखा जाए। स्टैंडर्ड UML जो है उनके नोटेशन क्लियर है, वो हमें इंश्योर करना होता है कि वेल अंडरस्टूड वो चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें आगे करना क्या है। मान लीजिए मैं इंस्ट्रक्शन 1 दे रहा हूँ और आप इंस्ट्रक्शन B वहाँ पर ग्रैब कर रहे हैं, डेट मीन्स कि कभी भी सही चीज़ हो ही नहीं पाएगी। तो जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से दी जा रही है क्या वही इंस्ट्रक्शन वहाँ पास ऑन भी हो रही है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ ऑल्ट्रेशन हो रहा है, वो चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। देन वैलिडेट करते हैं हम यहाँ पर डायग्राम्स को स्टेक होल्डर्स को फॉर एक्यूरेसी के लिए, और डायग्राम्स अपडेट करने का रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर हम सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी रहती हैं। और UML की अगर कंक्लूजन की बात करें तो एक पावरफुल टूल है डिज़ाइनिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को। हमारी मदद करता है अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रक्चर और बिहेवियर को, और साथ ही साथ स्टैंडर्डाइज और क्लैरिटी के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रही हैं UML के अंदर। आपकी जो भी क्वेरीज या डाउट हैं वो आप पूछ सकते हैं।